वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 2 के बारे में। इससे पहले क्लास 1 आप लोगों ने देखी, जिसमें हम लोगों ने कार्यालय हिंदी का आशय समझा, कार्यालय हिंदी की संकल्पना को समझा, कार्यालय हिंदी की परिभाषा, अर्थ सबको बताते हुए हमने कार्यालय हिंदी का स्वरूप भी देखा। और हमने बताया कि कार्यालय हिंदी जो है में क्या क्या चीज़ें हमको समझनी होती है, उसका व्यापक और उसका संकुचित दृष्टिकोण डॉक्टर डी.के. जैन और डॉक्टर उषा तिवारी के परिभाषाओं को ध्यान में रख करके हमने देखा। डॉक्टर डी.के. जैन ने कहा कि जो कार्यालयी हिंदी है वो तमाम यानी एक विस्तृत धरातल पर फैली हुई है, जबकि उषा तिवारी कहती कार्यालयी हिंदी जो केवल कार्यालय विशेष में प्रयुक्त हिंदी होती है, कामकाज के लिए वो हिंदी होती है, या प्रशासनिक मामलों में जो प्रयुक्त होती है वो होती है सरकारी कार्यालयों में। ऐसे में कार्यालय हिंदी के स्वरूप और स्ट्रक्चर को मैंने समझा। आज के वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए हम लोग दूसरे क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, क्लास संख्या 2 यूनिट नंबर 1, जिसमें कार्यालय हिंदी का उद्देश्य देखेंगे और इसका विषय क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, यह आपका जो है क्लास संख्या 2 है। सभी यूनिवर्सिटीज़ सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप की परीक्षाएं की तैयारी यहाँ पर होती है, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर 1 में हमने देखा था ये पूरा चीज़ें। अब चैप्टर 2 के बारे में हम देख लेते हैं कि आखिरकार हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए चैप्टर 2 में कार्यालय हिंदी, अच्छा मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चंस के आंसर्स के माध्यम से आपको चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा। तो दूसरा आप देखेंगे, दूसरा चैप्टर आपका है, एक मिनट, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बतलाते हुए कार्यालय हिंदी का विषय क्षेत्र विस्तार चर्चा कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यही आपके चैप्टर का नाम क्या है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य और विषय क्षेत्र। अब इसी को लेकर के क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। लघु उत्तरीय में प्रश्न क्या बनेगा, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताइए। दूसरा लघु उत्तरीय, कार्यालय हिंदी के विषय क्षेत्र पर चर्चा कीजिए। अति लघु उत्तरीय में क्या प्रश्न बनेगा, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। अति लघु उत्तरीय में बेसिकली बनेगा ही नहीं, या 2 उद्देश्य बताएं, 3 उद्देश्य बताएं, कुछ ऐसे प्रश्न आपके बनेगा। ठीक है, तो घबराएं ना बिल्कुल भी, चलिए चर्चा करते हैं। हेडिंग डालेंगे कार्यालय हिंदी का उद्देश्य या स्वरूप या क्षेत्र, कुछ भी डाल दीजिए, हेडिंग लिखें। भारत चूंकि एक विशाल राष्ट्र है, बहुत बड़ा देश है, जिसकी अधिकांश जनता हिंदी भाषी यानी कि हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और शासन के साथ उसका सीधा संबंध स्थापित करने के लिए संपर्क भाषा के रूप में, संपर्क भाषा ताकि जनता और जो है सरकार के बीच में, प्रशासन के बीच में संबंध हो, ऐसी भाषा हिंदी से बेहतर कोई भाषा नहीं हो सकती। इसलिए यह आवश्यक था कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी जब हम आज़ाद हुए उसके बाद में शासन और समाज के बीच एक भाषा ऐसी हो जिसके द्वारा समन्वय स्थापित किया जाए, यानी जिससे जब शासन के द्वारा कोई नियम बनाया जाए तो समाज के लोग उसको जाने, जनता उसको समझे। तो इस भाषा की ज़रूरत थी, इसलिए राजभाषा के रूप में यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी भाषा को रखना और राजभाषा प्रावधानों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के द्वारा उसे राष्ट्रीय और वैश्विक बनाना, ये उद्देश्य रखा गया था कि हिंदी को हम विश्व स्तर पर ले जाएंगे, हिंदी को पूरे देश में प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे, हिंदी के प्रति लोगों का रुझान पैदा करेंगे ताकि लोग हिंदी पढ़ने के लिए उत्सुक हों। मैथिली शरणगुप्त नाम के एक विद्वान, आप लोगों ने नाम सुना होगा, द्विवेदी युग के महान कवि, माँ भारती के अमर गायक, भारत भारती ऐसे विशाल जबरदस्त और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत ग्रंथ लिखने वाले मैथिली शरणगुप्त की रचना जब भारत भारती प्रकाशित होती है, दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया वहीं से। तो ऐसे ज़रूरत है प्रचार प्रसार करने की, ऐसे ज़रूरत है आज मैथिली शरणगुप्त जैसे विद्वानों की, ऐसे ज़रूरत है आजकल महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों की, जिन्होंने हिंदी साहित्य की दशा और दिशा दोनों बदल दी। ज़रूरत है हिंदी साहित्य को विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार करने की। तो राष्ट्रीय और वैश्विक बनाना हिंदी का उद्देश्य था। इसका वास्तविक उद्देश्य रहा कि यही राजभाषा का उद्देश्य रहा, यही कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है, ताकि ये जो है लेकिन राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में अनेक उपबंधों के द्वारा अंग्रेजी को 15 वर्षों और उसके उपरांत निरंतर सहभाषा बनाए रखना हिंदी के लिए अहितकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि 15 साल में अंग्रेजी को हमको हटा देना चाहिए था। जो मैंने पहले चैप्टर में चर्चा करी कि अंग्रेजी जब लागू हुई 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो उसी के साथ साथ अंग्रेजी को भी लटकुआ भाषा के रूप में या को लैंग्वेज के रूप में, या मान सकते हो संबंधित भाषा के रूप में या सह भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। अब जब सह भाषा के रूप में आई भैया
कार्यालय हिंदी के साथ साथ, मतलब हिंदी के साथ अंग्रेजी, तो अंग्रेजी थोड़ी सरल भी मान सकते हैं, या फिर कुछ कठपुतली जो चूँकि जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं वो अंग्रेजी में बोलते हैं अपने आप को ब्रिलियंट साबित करने के लिए। अगर आप अंग्रेजी के 4 शब्द बोल देते हैं तो लोगों को लगता है अंग्रेजी बोल दी बस यह सबसे बड़ा विद्वान है, और तू कहूँ अवधि बोल दी हो या अपने क्षेत्र के भाषा बोल दी, अरे कमार है लड़का, कुछ नहीं जानती, निहायत बेहुदा के दहारा है, ठीक है। लेकिन अगर 2 शब्द अंग्रेजी बोल दो, बप्पा खुश हो गए, गांव के जो फुफ्फा बुआ मामा मामी मौसी जी आए उन्होंने खुश हो गए, अरे दादा लड़कवा तो हमारा अंग्रेजी बोले लाग। तो अंग्रेजी बोले वालन के बहुत क्रेज बढ़ा एक समय रहा, लोग अंग्रेजी बोल करके बढ़िया चिलम फूंकते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते थे, हिंदी को सिखाने में उनको शर्म लगती थी। आज सोशल मीडिया के आ जाने से हम लोगों ने हिंदी में बड़ा उन्नति करी है और वर्तमान हिंदी में जो संभावना है बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस समय हिंदी को ये चीज़ें करी गई उस समय हिंदी को लेकर के प्रचार प्रसार करने के लिए उतने ज़्यादा काम नहीं किए गए, या जो काम किए गए वो सही सफल नहीं हुए। और अंग्रेजी जो लटकुआ भाषा थी, लटकुआ माने सह भाषा कि उसके साथ साथ ये भी लटकाए रहो, लेकिन लटकुआ भाषा होने के साथ साथ अंग्रेजी में कामकाज ज़्यादा होने लगा, हिंदी में कम होने लगा। जैसे मैंने बताया कि भाई ऑफिस में जब भी कोई चीज़ छपती तो अंग्रेजी में पहले लिखा जाता है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद होता है। अब जब अनुवाद करोगे तो अनुवाद कैसे करते हैं, मशीन से करते हैं। अब मशीन अनुवाद जब होगा भैया तो क्या होगा, संवेदना तो मर जाएगी, बस केवल शब्द का अर्थ निकलेगा, तो बड़ा बड़ा कठिन कठिन हिंदी के शब्द आएंगे, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे नहीं जान पाएंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। यही लिए तो हिंदी को लोग पढ़ना नहीं पसंद करते थे। लेकिन अब जो है चूंकि लोग सब चीज़ों को जान रहे हैं, हिंदी को लेकर के तमाम फांट तमाम प्रकार के जो है चीज़ें उपलब्ध है, तो हिंदी आज बढ़ रही है। तो यही सब उद्देश्य, भारत की अधिकांश जनता गाँव में बसती है और ग्रामीण प्रदेशों में हिंदी तथा विभिन्न स्थानीय बोलियाँ वहाँ की बोलचाल की भाषा के रूप में अभिव्यक्ति का आधार बनती हैं। लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में एक ऐसा तबका भी है जो अभी तक अशिक्षित है, हिंदी बोल और समझ तो सकता है, उसका मौखिक प्रयोग भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए रोजगार का महत्व अन्य चीज़ों से अधिक है। ऐसे में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को बनाते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में यह भी निर्देश दिया गया था कि भारत के सभी भाषा भाषी लोगों को हिंदी पढ़ना लिखना सिखाया जा सके। भारत अनेक भाषाओं का राष्ट्र होने के कारण और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते हिंदी भाषा मतलब हिंदी राजभाषा तो बन जाती है, किंतु उसे अभी तक वह सम्मान नहीं मिला जो उसको पहले मिल जाना चाहिए। तो जो वास्तव में किसी एक राष्ट्र की प्रधान भाषा को मिलना चाहिए, आज भी हिंदी को सम्मान नहीं दिया गया, क्योंकि उतने उत्कृष्ट राजनेता आज तक नहीं आए, या आए भी तो उन्होंने अपने वोट बैंक को काटना उचिंदा समझा, या सोचा दक्षिण का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इस वजह से पीछे रह गए। ठीक है, वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य भी यही था कि भारत के सभी शासकीय कार्यालयी हिंदी यानी कि ऑफिशियल हिंदी के माध्यम से इसलिए किए जाएं जिससे भारत की अधिकांश जनता शासन के द्वारा जारी किए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके, और जब वो हिंदी में होगा तो हिंदी को लोग पढ़ने के लिए उद्युक्त होंगे, हिंदी को लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। इस नीतिगत निर्णयों का संबंध सीधे सीधे आम नागरिक से होता है, आम जनता से होता है। आम जनता जब उस चीज़ों को पढ़ती तो उसको एक बार न समझ में आता, दूसरी बार तो समझ में जरूर आ जाता। ऐसे में आम नागरिक तक यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी पूर्ण रूप से ना पहुंच सके तो आम नागरिक शासन की सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा। सरकार का कार्य समाज और नागरिकों का विकास करना है। वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान अभी तक विकासशील राष्ट्र के रूप में ही है कि भारत का विकास हो रहा है। विकासशील राष्ट्र या देश वह देश होता है जिसका विकास मतलब अभी हो रहा है, जारी है, लेकिन विकसित देश का मतलब होता है ऐसा देश जिसका विकास हो चुका है। ठीक है, तो भारत आज विकासशील राष्ट्र ही है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या भारत के एक छोटे से राज्य की जनसंख्या से भी बहुत कम है, किंतु वे राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं। उन राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्र प्रधान भाषा को ही रखा है। जब एक देश की एक भाषा नहीं होगी तो फिर वह देश आगे कैसे बढ़ सकता है? बढ़ भी सकेगा तो वो कनेक्टिविटी सही तरीके से नहीं आती है। भला धर्म के नाम पर तो हम बटे हुए हैं, लेकिन भाषा के नाम पर तो एक हो जाएं। लेकिन हम भाषा के आधार पर भी बटे हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, जैसे कन्नड़ मलयालम केरल की हो गई, कन्नड़ कर्नाटक में आप देखते हैं, मराठी, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, बंगाली पश्चिम बंगाल,
असमिया, उड़िया, ऐसे तमाम प्रकार की भाषा, ठीक है, तेलुगु, तमिल, क्लियर। तो ऐसी चीज़ें चलती रहीं, जिससे वहाँ का शासन मतलब कि आप देखेंगे उन राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्रभाषा प्रधान भाषा को ही रखा, कामकाज की भाषा में प्रयोग में लिया, जिससे वहाँ का शासन तंत्र एक ओर तो नागरिकों से सीधे संवाद कर पाने में सक्षम हुआ, वहीं दूसरी ओर नागरिक भी अपनी भाषा में ही सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों और प्रावधानों को सहजता समझ पाने में से अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए। उनको पता चला कि हमारे अधिकार क्या हैं, हम क्या क्या हमको मिलता है। आज सजग हो रहे हैं लोग वर्तमान में। भारत में इसकी विपरीत स्थिति आज तक बनी हुई है। ऐसे राज्यों में जहां उस राज्य की कार्यालयी भाषा हिंदी है, वहां भी अभी तक उच्च पदों पर अंग्रेजी मानसिकता वाले लोगों का आधिपत्य बना हुआ है। ऐसे राज्य जहां पर हिंदी मतलब हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, अहिंदी प्रदेश है, वहाँ पर आज भी अंग्रेजी में ही लेखन होता है, अंग्रेजी में ही कार्यालयी कामकाज होते हैं, सरकारी कामकाज। ऐसे में ना तो अपने अधिकारियों को जान पाते हैं और ना ही शासन से सीधा संवाद कर पाते। जनता डरी रहती, जनता अंग्रेजी भी उतनी सही तरीके से नहीं समझ पाती है। लेकिन चूंकि जो अधिकारीगण है वो अंग्रेजी में अपना काम निकाल करके उसका पर्चा वर्चा लेकर के समझ चले जाते हैं। वैसे हिंदी में भी लोग नहीं समझ पाते, चूँकि हिंदी इसलिए नहीं समझ पाते जो कार्यालयी हिंदी होती है उसको, चूँकि उसका प्रचलन नहीं किया गया, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया, उसके प्रति जनता को सचेत नहीं किया गया, उसके बढ़ाने के लिए कोई काम, प्रासंगिक काम नहीं किया गया। और इस वजह से आज ऑफिशियल हिंदी की यह हाल है। और हिंदी में चीज़ें नहीं छपती। हिंदी प्रदेशी वाले बैंकों में या जो है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अंग्रेजी में निर्णय होता है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके फिर उसको पेश किया जाता है। ये सिचुएशन है, तो जटिल भाषा आ जाती फिर उसमें। न्यायालय में आज भी कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बड़े न्यायालय हो, वहाँ पर अंग्रेजी में ही निर्णय होगा। भारत में विधि के क्षेत्र में हिंदी की जितनी अपेक्षा की गई उतनी किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। अधिकांश न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले वाद और होने वाली बहसें आज भी अंग्रेजी में ही होती हैं। बड़े बड़े अपने अपने वाद के संबंध में वादी या प्रतिवादी को यह भी नहीं पता चल पाता कि न्यायालय में प्रस्तुत उनके वाद को अधिवक्ता के द्वारा कितनी मजबूती से प्रस्तुत किया गया है और उस वाद यानी विचारधारा या उनके जो वक्तव्य है उसको उसके पक्ष प्रस्तुत किया भी है अथवा नहीं अच्छे तरीके से। चूँकि अंग्रेजी में कहना है, अंग्रेजी बहस करना, लेकिन अंग्रेजी का वास्तविक मतलब जो जनता और बैठी वो जान पाई कि नहीं जान पाई, ये भी नहीं पता चलता। ठीक है। जिस समय राजभाषा संबंधी प्रावधानों को रखा गया था, उस समय उसमें यह भी सुनिश्चित किया गया था कि जहां भी राजभाषा हिंदी में कार्य करते हुए कर्मचारी को परेशानी का सामना करना पड़े, वहां अंग्रेजी के शब्दों को यथावत देवनागरी में आप लिख सकते हैं। यानी कि जैसे कोई कामकाज आप कर रहे हैं और सरकारी कामकाज कर रहे हैं, तो भी अगर मान लेते हैं आप अंग्रेजी में चीज़ों को नहीं जान पाते या रोमन लिपि में आप नहीं लिख पाते, तो आप देवनागरी में, जैसे आज व्हाट्सएप पर ऐसे आप लिखते हैं राम आम खाता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं राम, ठीक है, आम खाता है। अगर आप नहीं जानते तो आप देवनागरी लिपि में या रोमन लिपि में या देवनागरी में आप लिख सकते हैं, उसको देवनागरी लिपि में आप लिख सकते हैं। जैसे कि राम आम खाता, अगर आप उसको नहीं जानते तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से राम आम खाता है ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में नहीं जान पाते। यानी ये प्रावधान किया गया है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप कर सकते हैं। चूँकि प्रशासन की अपनी सुनिश्चित शब्दावली होती है, ऐसे में अंग्रेजी के अनेक शब्दों का अनुवाद संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए उन शब्दों को देवनागरी में लिपियांतरित कर उसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे सामान्य व्यक्ति उस पत्र के मंतव्य को समझ सके। कहने का मतलब ये, मान लेते कुछ शब्द ऐसे हैं जिसकी हिंदी में अनुवाद नहीं है। ऐसे अंग्रेजी के शब्द या विधि के, कानून के या विज्ञान के ऐसे शब्द हैं जिसका हिंदी में अनुवाद उतना जल्दी नहीं हो पाता। तो ऐसे में उनके लिए आप वही चीज़ों को देवनागरी में, जैसे कि मान लेते हैं कोई शब्द अंग्रेजी का आ गया एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये शब्द आ गया, इसका हिंदी मान लेते उस समय अनुवाद नहीं हुआ कि इसका मतलब प्रशासन होता है। ठीक है, अब इसका मतलब प्रशासन होता है लेकिन इसका मतलब पता नहीं था, तो इसको आप देवनागरी में ही लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते इसका नहीं पता जब तक, तो आप लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं उसको देवनागरी में। तो ये लिपि आप ऐसे कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें। ठीक है, समाज के बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य यही सब है। क्या उद्देश्य है
ये जो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे उद्देश्य चर्चा कर रहे थे, अब इसके हम विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीति जो है, शासन क्या करना चाहता है, किन नीतियों को फॉलो करके आगे बढ़ेगा, उसको पहुंचाना ही सामान्य नागरिकों तक ये उद्देश्य होता है। इसके अलावा शासन और प्रजा यानी कि जनता और शासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना इसका उद्देश्य होता है। राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिक की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना भी उद्देश्य होता है। सभी कार्यालय हिंदी के उद्देश्य जो है, यही सब कार्यालय हिंदी के उद्देश्य होते हैं। तो इस तरीके से कार्यालय हिंदी के उद्देश्य को आपने जाना। आपको बता दूं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, सेकंड सेमेस्टर में आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, आप हमारे साथ जुड़ करके सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं इसकी, और क्लासेस प्राप्त कर, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर सब मिल जाएगा। 9161 93 60 62 पर आपको SMS करना है और हमारे साथ आपको जुड़ जाना है। 9161 93 60 पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज देने हैं। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी पेमेंट करने वाला, तो आप किसी अपने भाई से, अपने पिताजी से या किसी अपने नज़दीकी जो है मसीह मतलब कि जो भेजते हैं, जिससे भी, किसी से भी करवा दीजिएगा। उसके बाद में आपको 3 सब्जेक्ट मेजर, माइनर, को करिकुलर सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। MCQ टाइप तैयारी भी हो जाएगी आपकी, और आपकी सब्जेक्टिव तैयारी भी हो जाएगी। दोनों टाइप की तैयारी आपकी यहाँ पर करवा दी जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा आपकी बार। इसके अलावा और भी तमाम सारी मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, महासंग्राम रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो फटाफट से SMS करके आप हमारे साथ जुड़ जाएँ। मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं। अगर आप 4-5 सब्जेक्ट की बात की जाए, ऐसे आपके 5 सब्जेक्ट की सीरीज अगर भी लेंगे तो 60 रुपये की एक सीरीज आएगी, तो 6×5 30, 300 रुपये की आपकी सीरीज हो जाएगी। अगर एक सब्जेक्ट की आप किताब लेंगे तो एक सब्जेक्ट किताब लगभग आपकी 200 रुपये की पड़ेगी, तो 2×5 10, यानी कि लगभग आप मान कर चलो कि आपकी जो आपका हो जाएगा 1000 रुपये की आपकी किताब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ना 300 खर्च करने पड़ेंगे, ना आपको 1000 खर्च करने पड़ेंगे, आपको केवल 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और आपको सब कुछ आपके घर बैठे ही मिल जाएगा। तो ये बेटर है। क्लासेस भी मिलेंगी, PDF भी मिलेंगी, ठीक है, डाउट सेशन भी मिलेगा, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। चले, कार्यालय हिंदी का क्षेत्र समझ लेते हैं भाई। कार्यालय हिंदी का भाषा क्षेत्र क्या है? देखिए, यह स्पष्ट है कि जहां किसी भी संस्था के अधिकारियों द्वारा उस संस्था का कार्य सहज रूप से क्रियान्वित किया जाता है, वह कार्यालय होता है। राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र अधिकार के संबंध में राजभाषा अधिनियम 1976 में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। लेकिन शासन ने इस व्यवस्था को निर्धारित करते समय भारत के सभी राज्यों को का, खा व गा 3 वर्गों में बांटा है। यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कार्यालय हिंदी में जो आएंगे वो का वाले वर्ग में आएंगे, कुछ खा में और कुछ गा में। अब का में जो आएंगे उनके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, खा में जो आएंगे उनके लिए कौन सी, और गा में, तीनों के बारे में विस्तार समझते हैं। यही विषय क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को कार्यालय हिंदी का क्षेत्र कहा जाता है। तो जब भी आपसे कार्यालय हिंदी के क्षेत्र की बात की जाएगा, आप ये चीज़ों को बताएंगे, कौन कौन से राज्य का में है, कौन कौन से खा में है, इसको आपको बताने का प्रयास। देखिए, पहला हेडिंग डालेंगे का क्षेत्र के अंतर्गत जो कार्यालय हिंदी में जो राज्य आते हैं वो ऐसे आते हैं, जैसे कि देखिए, जो हिंदी भाषा के लोग, जहाँ पर हिंदी बहुल्य भाषी है। देखिए, बिहार में हिंदी बोली जाती है। बिहार की जो हिंदी है बिहारी हिंदी, उसमें 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये तीनों जो है बिहारी हिंदी की बोली है, जो कि हिंदी की उपभाषा है। ठीक है। दूसरी बात, हरियाणा। हरियाणा में जो हरियाणवी है या जो मेवाती, मारवाड़ी, ये सब राजस्थान हरियाणा में है, वो भी हिंदी के ही नज़दीक है। हिमाचल प्रदेश में भी यही चीज़ें पहाड़ी हिंदी आती है, पहाड़ी हिंदी भी हिंदी की उपभाषा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आपकी बघेली, छत्तीसगढ़ी, यही सब आती है, तो वो भी आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपकी जो है पूर्वी हिंदी की बोलियां शामिल है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो ये सब आपकी इसी में शामिल है। झारखंड बिहार के उस पर था, तो बिहारी में भी बिहारी हिंदी ही आती है उसमें। उत्तराखंड में आपकी पहाड़ी हिंदी ही, राजस्थान में राजस्थानी हिंदी, उत्तर प्रदेश में तो पूरा का पूरा हिंदी ही। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली का जो संघ राज्य, पूरा का पूरा दिल्ली जो है आपका, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहाँ पर चुनाव था और केजरीवाल सरकार आपकी बार मेरे हिसाब से शायद ना बन पाए, ऐसे रुझान आ रहे हैं। ठीक है, भाजपा का बढ़त वहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। तो का क्षेत्र में ऐसे राज्य आते हैं जहाँ पर कामकाज में हिंदी का बाहुल्य है, हिंदी जहाँ की जनता की बोली भी है, भाषा भी है। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जहाँ की एकदम से हिंदी है, वहाँ पर का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और खा क्षेत्र की अगर बात करें तो खा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय में कि का क्षेत्र में कौन से आते हैं, खा क्षेत्र में कौन से और गा क्षेत्र में कौन से आते हैं। तो आप नोट डाउन कर लें,
का क्षेत्र में ऐसे राज्य आते हैं जैसे कि बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार और दिल्ली संघ शासित। ठीक है, जितने भी प्रदेशों में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है मुख्य भाषा के रूप में, वो खा क्षेत्र में जैसे जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली और संघ राज्य क्षेत्र जो दादर और नगर हवेली, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर चंडीगढ़ भी ऐसे ही है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब ये सब आपके खा क्षेत्र में आते हैं। तीसरा है गा क्षेत्र। गा का और खा क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्यों के अतिरिक्त इस मतलब कि अतिरिक्त जो भी आते हैं वो सब आपके गा क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि दक्षिण की इतनी भाषा है। तो इस वर्गीकरण के उपरांत यह निर्देश दिया गया कि इन क्षेत्रों में का वर्ग में आने वाले राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा पूर्णतया हिंदी ही होगी, लेकिन यदि वे किसी अन्य वर्ग के राज्य या संघ प्रदेश से पत्र व्यवहार करते हैं तो उनके अंग्रेजी पत्रों के साथ हिंदी अनुवाद भी अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा। यानी मान लेते हैं तमिल भाषा या तमिल राज्य से कोई चिट्ठी आती है या पत्र आता है उत्तर प्रदेश के किसी राज्य में, तो वह हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा और उधर जाकर के वो तमिल में भी हो जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था। ठीक है, केंद्र सरकार के सभी कार्यालय खा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों को आंशिक रूप से हिंदी में तथा आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी में भेजे गए पत्रों के अनुवाद हिंदी में भेजना अनिवार्य होगा। यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, का और खा में। दूसरा पॉइंट ये है कि खा क्षेत्र के किसी राज्य संघ के द्वारा या संघ राज्य के क्षेत्र द्वारा किसी भी व्यक्ति या कार्यालय को हिंदी अंग्रेजी में पत्र भेजे जा सकते हैं। यानी हिंदी में भी अंग्रेजी में भी आप जैसे चाहो भेज सकते हो, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बेसिकली होना चाहिए। गा क्षेत्र की केंद्र सरकार के द्वारा भेजे जाने वाले पत्र अंग्रेजी में होंगे, किंतु गा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय अथवा केंद्र राज्य के कार्यालय के का और खा क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में हो सकते हैं, चाहे हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो या वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज या उसकी अपनी लैंग्वेज में हो। इस प्रकार देखा जाए तो कार्यालयी हिंदी या कार्यालय हिंदी का क्षेत्र विशाल होते हुए भी विभिन्न उपबंधों और नियमों के द्वारा सीमित किया गया है और हिंदी को एक प्रकार से एक सीमित दायरे में फिक्स कर दिया गया है। भले ही इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, फिर भी ये सीमितता के दायरे में जो है सिमटी हुई है। केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी में आगत पत्रों का उत्तर अनिवार्यता हिंदी में दिया जाएगा। आगत मतलब जो पत्र आए हैं हिंदी में अगर आए हैं तो हिंदी में कोई पत्र अगर लिख करके आया है किसी भी राज्य से तो उसका उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी प्रपत्र यानी सर्कुलर, सभी रजिस्टर हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगी अनुवाद के रूप में। ठीक है, एक पत्र में। तीसरी बात, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हिंदी और अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे, यानी कि हिंदी में लिखें या फिर अंग्रेजी में लिखें, दोनों में से किसी भाषा में लिख सकते हैं। इसके अलावा जहाँ 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हों वहाँ टिप्पणी यानी कि टिप्पणी लिखना हुआ, प्रारूप लिखना हुआ या कोई भी काम करना हुआ केवल हिंदी में ही करने को कहा जा सकता है। यानी जहाँ पर 80% कर्मचारी हिंदी भाषी हों, हिंदी के लोग हों, वहाँ पर हिंदी में ही छपेगा, अंग्रेजी में बिल्कुल भी नहीं छपेगा। ये बात भी बताई गई। इसके अलावा प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम या अधिनियमों और उपबंधों का समुचित अनुपालन कराए। स्पष्ट है कि संवैधानिक दृष्टि से हिंदी की स्थिति बड़ी मजबूत है, किंतु अंग्रेजी जानने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के षड्यंत्र के कारण से, चूँकि अधिकारी वर्ग जो है वो अंग्रेजी जानता है, इस वजह से वो अंग्रेजी में चीज़ों को करता है और हिंदी में वो चीज़ें नहीं करता। इसी वजह से हिंदी में 100% काम केंद्र सरकार के कार्यालय में नहीं हो पा रहा है आज भी, चूँकि अंग्रेजी के चट्टू बैठे हुए हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में हिंदी अपना राजभाषा का दर्जा पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि जब तक राजनीति के लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लेंगे और हिंदी को आगे बढ़ाने के चक्कर में काम नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। इस तरीके से हिंदी का विषय क्षेत्र व्यापक होते हुए भी सीमित दायरे के उपबंध में बांध दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी जो जंजीरें हैं वो हिंदी को जकड़े हुए हैं। हिंदी को बढ़ने के लिए उस जंजीर को काटने की ज़रूरत आज हमको है, युवाओं को है, सोशल मीडिया यूजर्स को है कि हर चीज़ हिंदी में लिखें। नीरज चोपड़ा जैसे विद्वानों की ज़रूरत है या उनके ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है जिन्होंने हिंदी को बढ़ाने के लिए कहा कि भाई मेरी लोग मजाक उड़ाएंगे, 1-2 रील बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदी में बात करो पत्रकार से। बिल्कुल करना भी चाहिए, हिंदी में बात करो, जिसको समझना होगा सुनना होगा वो कन्वर्ट कर लेगा अपना। ठीक है, जरूर नहीं कि अंग्रेजी में लिख करके ही चीज़ें समझेंगे। अरे थोड़ा मेहनत करो, हिंदी को सीखो,
हिंदी को पढ़ करके प्राइड होता है, फील होता है कि भाई हाँ हिंदी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। तो इस तरीके से हमने सेकंड चैप्टर आपका क्लियर किया। ऐसे ही आपका जो तीसरा चैप्टर आएगा उसमें हम कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी के बीच में संबंध और दोनों के बीच में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से हम चीज़ों को आपको बताएंगे। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। यानी तीसरा चैप्टर है जो आपका आएगा, मैंने आपको बताया था कार्यालय हिंदी में, कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में संबंध, और चौथा चैप्टर आएगा कार्यालय हिंदी की जो वर्तमान समय संभावनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विस्तार से चर्चा हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।